हेलो एवरीवन, कैसा सब? बढ़िया सब। आज की इस शानदार क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 10th की ये है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। पहला लेक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला ही चैप्टर है और इसमें पहले चैप्टर में जो वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रकार हैं लगभग, और सबसे ज्यादा कहें तो रेडॉक्स अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आती हैं, इसलिए इसे जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस शानदार क्लास को। देखिए क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम पढ़ रहे हैं। पहला देखो है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है संयोजन? देखो, संयोजन अभिक्रिया है कि जैसे कि संयोग करती है, लिखा ही है संयोजन, यानी ये संयोग करती है, यानी दो पदार्थों का एक पदार्थों को बनाती है, दो पदार्थों से एक पदार्थ का निर्माण करती है। अर्थात ये वह अभिक्रिया है जो दो या दो से अधिक पदार्थों, दो से अधिक भी हो सकते हैं, से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए लिखते हैं, क्या है संयोजन अभिक्रिया? दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करके? संयोग करके या अभिक्रिया करके। एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। ओके, यह जो अभिक्रिया है ये दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, तो उन्हें मिलाकर या अभिक्रिया करके ऐसे लिख सकते हैं, तो वह एक पदार्थ का निर्माण कर देती है। जैसे हम कहें कि H2O, हमारा जो जल है यह क्या होता है कि अब हमारा जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2 और O2 से मिलकर ये क्या बनता है? हमारा जल बनता है, H2O। और ये संतुलन में नहीं है, देखिए यहाँ पर 2 है, H2 है तो ये भी H2 है, लेकिन O2 है यहाँ पर O एक ही है, इसलिए यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, अब संतुलन में है। तो क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके या संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब इसी का विपरीत है वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है वियोजन अभिक्रिया? देखिए, वियोजन अभिक्रिया जो है ये क्या करती है कि जब एक पदार्थ अपघटित होकर, उसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, उनका निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कैसे, संयोजन नहीं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है वियोजन अभिक्रिया? क्या लिखता है? क्या होती है हमारी वियोजन अभिक्रिया? देखिए, वियोजन अभिक्रिया जो है ये कहता है कि एक पदार्थ अपघटित होकर या एक पदार्थ टूटकर क्या कई सारे या दो, मतलब दो से अधिक बनेंगे, एक नहीं बनेगा। ओके, दो से अधिक पदार्थों में ये बट जाता है या अपघटित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक पदार्थ टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जाता है या टूट जाता है। ओके, तो एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जाता है, उसे क्या कह देते हैं? हम वियोजन अभिक्रिया कह देते हैं साधारण भाषा में।
अब देखिए इसके सबसे इंपॉर्टेंट है इसके प्रकार। वियोजन अभिक्रिया में भी प्रकार होते हैं, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो इसमें भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है ऊष्मा के द्वारा अपघटन, एक है प्रकाश के द्वारा अपघटन और एक है विद्युत के द्वारा अपघटन। अब देखिए मैं यहां पर एक लेता हूं विद्युत, क्योंकि इसी उदाहरण में हमारा विद्युत आता है। देखिए कैसे, विद्युत अपघटन, इसीलिए मैंने विद्युत का अपघटन लिया। अब देखिए विद्युत अपघटन ये जल के द्वारा ही, जल जो है ये विद्युत के द्वारा अपघटित होकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दो अणु बना लेता है। जैसे कि ये दो अणु मिलकर क्या जल का निर्माण किए थे, वैसे ही यह जल अपघटित होकर दो अणु का बना लेता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि ये H2O जल है हमारा, क्या करता है विद्युत के द्वारा अपघटित होकर क्या बना लेता है, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। अब देखिए संतुलन नहीं है, ऐसा ही कर देना है, यहां पर 2 लग जाएगा और यहां पर 2 लग जाएगा, अब संतुलन में है। ओके, तो अर्थात ये उल्टा हो गया। हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन कोई भी मतलब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन इसमें कोई भी ले सकते हैं। ओके, मतलब इस नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात 2 अणु या 2 से अधिक अणु मिलकर एक नए अणु का ही निर्माण होना चाहिए। ओके, और इसमें एक अणु टूटकर क्या 2 या 2 से अधिक अणुओं का निर्माण होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा पूछे, लेकिन यदि पूछ ले विद्युत, ऊष्मा या फिर प्रकाश अपघटन, इनमें से कोई एक पूछे तो उसके अलग अलग उदाहरण होते हैं, इसलिए उसे समझना होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट विद्युत अपघटन, वो वियोजन अभिक्रिया का नेक्स्ट है कि प्रकाश अपघटन क्या होता है। अर्थात ये एक ऐसा है कि प्रकाश के द्वारा यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाए, वहां पर क्या था विद्युत के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाए, यहां पर है कि प्रकाश के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित यदि हो जाता है तो वह प्रकाश अपघटन कहलाता है। अब देखिए क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में प्रकाश के द्वारा दो या 2 से अधिक पदार्थों में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। यदि ऐसा है तो ये प्रकाश अपघटन है। क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाए तो वह क्या है, प्रकाश अपघटन कहलाता है। अब देखिए इसमें उदाहरण क्या है, देखिए कि यदि हम AgCl सिल्वर क्लोराइड को यदि हम क्या करें, प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करें, AgCl को यदि प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करें तो ये क्या Ag और Cl2 में टूट जाता है। अब देखिए ये संतुलन में नहीं है, तो देखिए यहां पर यदि हम 2 लगा दें तो क्लोरीन तो 2 है, लेकिन Ag यहां पर 1 है, तो यहां पर भी 2 लगा देंगे। अब ये संतुलन में है। अब क्या होगा कि AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड जो है यह क्या करता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। यानी पहला अणु ये है, दूसरा अणु यह है, और ये एक अणु के द्वारा 2 से अधिक पदार्थों में भी टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 पदार्थों में ही टूट रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 ही अणु बन रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं क्या ऊष्मीय अपघटन, यानी ऊष्मा के द्वारा यदि वह अपघटित हो जाए, ऊष्मीय अपघटन। थर्ड है ऊष्मीय अपघटन।
ओके, उष्मीय अपघटन क्या होता है? एक पदार्थ उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाए तो वह उष्मीय अपघटन कहलाता है। बहुत इजी है, ये तीनों इजी हैं। यानी प्रकाश के द्वारा अपघटित हो तो प्रकाश अपघटन, उष्मा के द्वारा अपघटित हो तो उष्मीय अपघटन, और क्या है विद्युत के द्वारा अपघटित हो तो विद्युत अपघटन उसे कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पर उष्मीय अपघटन कह रहा है तो यहाँ उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित होता है। तो क्या लिखेंगे कि उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। हो जाता है। यह उसमें अपघटन क्या होता है कि उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। यदि ऐसा हो जाता है तो यह उष्मा अपघटन हमारा कहलाता है। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए, जैसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को यदि उष्मा के द्वारा अपघटित करें, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा के द्वारा यदि अपघटित करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का एक अणु है, ऑक्सीजन का एक अणु है, इसलिए इसे कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। और ये क्या है? सबको जानता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे पढ़ते हैं। यदि CO3 यहां पर लगा है तो वह कार्बोनेट कहते हैं। ओके, तो ये अभी यहां पर बेसिक है, 12th में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ओके, तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना कि ये जो होता है इसमें क्या करता है कि अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा यदि कहें तो पोटेशियम, जिंक है, ऐसे होते हैं। कॉपर से अधिक क्रियाशील ये होते हैं, लेकिन वो क्रियाशीलता की श्रेणी होती है, उसे मैं बताऊंगा अभी। देखिए क्या है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि अधिक क्रियाशील तत्व, यदि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यहां पर विस्थापित कर देता है, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात क्या है, जैसे कि हम लें आयरन, Fe ले लोहा जो जिसे कहते हैं, और उसे क्या करें, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट से क्रिया करा दें, अर्थात अभिक्रिया करा दें, तो क्या बनता है? देखिए कि आयरन जो है हमारा ये कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ओके, कॉपर जो है और इससे अधिक क्रियाशील जिंक भी होता है, ध्यान रखना। आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण इसे क्या करता है, भगा देता है, मतलब इसका स्थान ग्रहण कर लेता है ये। अर्थात Fe क्या बन जाएगा, SO4 आयरन सल्फेट तथा कॉपर। तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। क्यों? क्योंकि Fe जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को बाहर निकाल देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। परिभाषा भी यह कहती है, क्या कहती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अधिक क्रियाशील तत्व, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, अधिक क्रियाशील तत्व कम
क्रियाशील तत्व को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। अर्थात यदि वह, मैं यही कहूं कि आपका दोस्त आपसे बहुत अमीर है, अर्थात तो उसकी जहां तक पहुंच है वहां तक आपकी नहीं होगी। ऐसा ये है कि इससे ये ज्यादा अमीर है और इससे जो कापर है इससे ये ज्यादा अमीर होने के कारण ये यहां पर चला जाता है और ये इसे छोड़ देता है, ये कापर को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं, अधिक क्लोज ही होंगे दोस्त जो नहीं छोड़ते होंगे। नहीं, अधिकतर दोस्त बड़े आदमी को देखते ही उसे छोड़ देते हैं, यानी अपना मुकाम हासिल करने मतलब उसे लगेगा कि मैं क्या इससे सक्सेस हो जाऊंगा, तो वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, हालांकि सक्सेस हो या ना हो तो लेकिन छोड़ देंगे। तो ऐसा ये है कि Fe जो है आयरन, ये क्या करता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील या बड़ा होने के कारण ये क्या करता है, कॉपर को भगा देता है और अब उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी जगह में स्वयं चला जाता है। ओके, हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी क्रिया। क्या है ये? देखिए, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा मतलब ये ऊष्मा के बारे में हो रहा है, यानी और उसमें क्या है, ऊष्माक्षेपी यानी निर्मुक्त करती है, और यहाँ पर क्या है, ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का क्या करती है, अवशोषण करती है। कुछ ऐसा इसमें कह रहा है। अब देखिए इसमें चौथा है, इसमें पहला क्या है, देखिए ऊष्माक्षेपी क्या होती है, लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का निर्मुक्त होना, यानी क्या करती है कि ऊष्मा को निर्मुक्त करती है ये। तो ये क्या करती है, वह अभिक्रिया, परिभाषा लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जो ऊष्मा को निर्मुक्त करती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है यानी बाहर निकलती है। मैं शॉर्ट में सभी लिख रहा हूं, ध्यान रखना। आपको परिभाषा सदैव समझकर अपने से बनाना चाहिए, मैं ये जानता हूं। ओके, तो परिभाषा अपने से समझ जाओगे तो अपने से बनाना बहुत आसान हो जाता है। नहीं याद करने और रट्टा कब तक मारोगे यार, याद ही नहीं होगा, इसलिए याद मत करिए। देखो ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्मा का शब्द से पहचानिए, ऊष्मा का निर्मुक्त होना ऊष्माक्षेपी कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात बाहर निकलती है। ओके, अब देखिए उदाहरण यदि लें, जैसे कि हमारा C कार्बन, या इसे हम ग्रेफाइट भी कहते हैं। ओके, ग्रेफाइट कार्बन को यदि हम क्या करें, ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो, इंपॉर्टेंट, क्रिया कराएं तो या अभिक्रिया कराएं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है CO2, और साथ में ऊष्मा भी मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है, अर्थात ऊष्मा क्या करती है, बाहर निकलती है। तो C ग्रेफाइट और क्या करें, ऑक्सीजन O2 जो है उसकी यदि हम क्रिया करा दें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस है और दूसरा क्या बनता है, ऊष्मा, ये हमें प्राप्त होती है। अब देखिए कि इसी का उल्टा ऊष्माशोषी क्या होती है, ऊष्माशोषी। देखिए ऊष्माशोषी शब्द से ही मिल रहा है, ऊष्मा का यहां पर क्या होगा, अवशोषण होगा, यानी ऊष्मा को अंदर लिया जाएगा, शोषण होगा। तो क्या होता है,
वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अर्थात इसमें उष्मा का अंदर लिया जाता है, यानी अवशोषण होता है। अब देखिए, जैसे कि हम उदाहरण यदि लें तो क्या ले सकते हैं, यदि हम कहें कि उष्मा का यहां पर अवशोषण हो रहा है, अर्थात यहां पर हम कहें कि N2 और O2 की क्या कर दें, अभिक्रिया कर दें। यदि N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की यदि हम अभिक्रिया कर दें, यदि हम अभिक्रिया कर दें तो क्या बन जाएगा, 2NO ये हमें प्राप्त हो जाता है। और साथ में क्या होती है, उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। अर्थात उष्मा शोषी में यदि हम N2 और O2 की अभिक्रिया कर दें तो 2NaO और उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसी तरह उष्मा से छेपी में क्या है, इसमें उष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है। और यदि उदाहरण करें तो C, जिसे हम ग्रेफाइट भी बोलते हैं और कार्बन भी कहते हैं, और उसकी क्या O2 से अभिक्रिया करा दें तो CO2 और क्या उष्मा प्राप्त हो जाता है हमें। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक, क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऊष्माक्षेपी में इन्हीं का भाग है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, उन्हें देखते हैं। फिर उसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, इन दोनों में से कोई एक आता ही आता है। तो देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण क्या है, ये अभिक्रिया क्या है, देखिए समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखिए ऑक्सीकरण अर्थात इसमें ऑक्सीजन का योग होगा, ये बात याद रखना, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा, अर्थात ऑक्सीजन का इसमें योग होता है। और इसी तरह यदि ले लें अपचयन अभिक्रिया, और यहां से क्या कर दें, लाइन खींच दें। ये क्या है, ऑक्सीकरण, और ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है समझना। ऑक्सीकरण क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन का पहला तो मान लो, पहला क्या है, ऑक्सीजन का योग होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। हाइड्रोजन का योग होता है। ओके, अब इसी का उल्टा भी होता है। क्या होता है कि यहां पर ऑक्सीजन का क्या निस्तापन यानी बाहर निकलता है, यहां पर क्या है, योग होता है, और यहां पर ऑक्सीजन का निस्तापन होता है, यानी यहां पर ऑक्सीजन बाहर निकलता है। हाइड्रोजन का निस्तापन कहते हैं, निकासी, इसे हटाओ क्योंकि निस्तापन एक दूसरा शब्द भी होता है। हाइड्रोजन का को लिखें क्या, बाहर निकलता है। यह हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ऐसा लिख देते हैं। और यहां पर क्या होता है,
यहां पर क्या होता है कि यहां पर ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी ऑक्सीजन को भगा दिया जाता है, यहां पर हाइड्रोजन को भगा दिया जाता है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर एक दूसरी परिभाषा यदि हम कहें, और यदि ऐसा हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? देखिए, यदि हम कहना चाहें कि यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कैसे? देखिए, ऑक्सीजन का योग होना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, अर्थात यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अब यहां पर हाइड्रोजन का योग होना और ऑक्सीजन बाहर निकलना, यहां पर वृद्धि होती है। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। शॉर्ट। और यहां पर यदि कहना चाहें तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या लिख रहा है? क्या अब ये सारा लिख नहीं पाएंगे। वृद्धि होती है। ओके, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। बस इतना। अब उदाहरण यदि एक एक समझ लेते हैं। उदाहरण यदि हम लें, दोनों के एक उदाहरण लूंगा और दोनों ही देखना। यदि हम कहें कि जो Na सोडियम है, यदि हम इसका क्या करें, यदि हम इसका कहें कि अभिक्रिया, इसमें क्या होगा? Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। ओके, तो अर्थात यहां पर क्या होगा? कमी हो रही है इलेक्ट्रॉनों की। यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, कमी हो रही है। और यहां पर देखिए Na, यदि हम Na प्लस और E माइनस यदि करें तो यहां पर Na प्राप्त होता है और यहां पर क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। बस इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा है ना। कितना इजी है, दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं। ओके, इन्हें लिख दो या इसे लिख दो, ये छोटी है, और एक एक उदाहरण लिख देना, बस हो गया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए क्या होती है ये, क्या वाला। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हों। यदि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो यह क्या है? क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। उदाहरण से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। देखते हैं, परिभाषा बाद में लिखेंगे। ओके यार निकला क्या? उदाहरण यदि हम कहें कि Zn जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करा दें तो हमें जिंक सल्फेट और क्या मिल जाता है? कॉपर मिल जाता है, Cu हमें मिल जाता है। Zn और कॉपर सल्फेट से यदि क्रिया करा दें तो Zn और जिंक सल्फेट और कॉपर मिल जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे पता करें कि इसमें क्या हो रही है? साथ साथ अभिक्रिया हो रही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, साथ साथ अभिक्रिया कैसे पता करें। अब देखिए यहां पर यदि
कहें Zn एनोड पर, ये सेल की बात हो रही है जो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परिभाषा आएगी, एक उदाहरण आएगा, ज्यादा डीपली जाने नहीं। यहाँ पर डेनियल सेल जो है हमारा होता है, क्लास 12 में पढ़ोगे, वहां पर ये उपयोग होता है। Zn की यदि हम क्रिया कराएं, Zn की यदि क्रिया कराएं तो क्या होता है, Zn 2 प्लस और 2e माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस निकल जाते हैं, ये क्या है एनोड पर। अब यहां पर यदि कैथोड पर ओके कॉपर की Cu और 2e माइनस इलेक्ट्रॉन जब क्या करते हैं, कॉपर प्लस होता है, ओके, तो क्या करते हैं, सिर्फ कॉपर बना लेता है, यानी कैथोड पर ये हमें प्राप्त होता है। यहां पर डेनियल सेल यहां पर जो है हमारे क्लास 12 में है, वहां पर यह उपयोग होता है। तो यहीं से ये क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अर्थात दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए यह क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो क्या लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रही हों, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।